हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में CGPSC प्री का एग्ज़ाम आप सभी जो देकर आए हैं 2020 का, ठीक है, 14 फरवरी 2021 को, उसमें जो सी सेट के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें भी जो मैथ्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है सी सेट में, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप सभी को इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाली हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि आप सभी जो है इस वीडियो को देख करके चेक कर पाएंगे कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि नहीं, मीन्स कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। और साथ ही इससे आप सभी को पता चल जाएगा कि आप सभी जो है वो सी सेट में पास हो रहे हैं कि नहीं। और साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को कुछ नई बातें भी इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी, जो कि आप सभी के आगे आप जो भी एग्जाम देंगे जिसमें मैथ्स रहेगा उसमें फ़ायदा करेगा, ठीक है। मीन्स आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है इस वीडियो से। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आई एम डेफिनेटली श्योर आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आप सभी जो है कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन। और साथ ही मैं आप सभी को इस क्वेश्चन को बताने से पहले ये बता देती हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्रेंड्स इसको एक बार समझ लेने के बाद सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैं जो मेथड बताने वाली हूँ फ्रेंड्स वो सिस्टमेटिकली बताऊँगी, क्योंकि सिस्टमेटिकली मेथड हर जगह काम आता है फ्रेंड्स, है ना। तो आप सभी को मैं ये बता देती हूँ कि आप सभी को समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप सभी को समझाना मेरा पहला उद्देश्य है। आप सभी को समझ में आना चाहिए, तभी मेरे समझाने का कोई फ़ायदा होगा। तो आप सभी ये मत सोचिएगा कि समझने में इतना टाइम लग रहा है तो बनाने में कितना टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, समझने में ही टाइम लगता है, ठीक है। एक बार हम समझ लेते हैं तो चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी हो, हमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो आप सभी आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को सॉल्व करवा रही हूँ फ्रेंड्स, ये सेट सी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, x + y का क्यूब प्लस 8 इंटू x - y का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू में दिया हुआ है 3x + ay, ठीक है, इंटू 3x² प्लस bxy प्लस cy², ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका है। सबसे पहले तो आप सभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें जो x + y का होल क्यूब दिया हुआ है, x - y का होल क्यूब दिया है फ्रेंड्स, ये दोनों ही क्या है, फॉर्मूले हैं। तो x + y का होल क्यूब जो है उसका फार्मूला मीन्स उसका विस्तार क्या होता है, x³ + y³ प्लस 3xy, ठीक है, इसी के साथ इंटू में रहता है ब्रैकेट में x + y, ठीक है। और जो माइनस वाला है फ्रेंड्स, ठीक है, कौन सा वाला माइनस वाला, उसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, मीन्स ये जितने भी प्लस है ना वो सभी माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बस इतना ही है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना था, ये जो x + y का होल क्यूब दिया है 8 इन ब्रैकेट x - y का होल क्यूब दिया है फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले हम विस्तारित करेंगे। देखिए इसका विस्तार कर रही हूँ मैं, ठीक है, इसको भी यहाँ पर मैं इसका विस्तार कर रही हूँ, x³ + y³ प्लस 3xy इन ब्रैकेट x + y। वैसे ही ये भी होता है फ्रेंड्स, सेम होता है, इन दोनों का विस्तार, सिर्फ जो माइनस वाला है उसमें माइनस रहेगा, जो प्लस वाला है उसमें प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अपन दोनों साइड अपने को सॉल्व करते जाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं, सिंपली सिर्फ सॉल्व करते हुए जाना है। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए होंगे, ऐसा मैं लेकर चल रही हूँ। और जो बाकी सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो SSC वगैरह एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पहले हम इसका विस्तार कर दिए ना, ये देखिए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इधर भी फ्रेंड ये जो 3 वाला है ना, 3x करके दिया हुआ है, इसका इन सभी से इंटू करेंगे इतने से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये जो 4 वाला है ना उसका भी इन सभी से ऐसे इंटू करेंगे, ठीक है। तो इंटू करेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा, देखिए 3x का मैं पहले इंटू कर रही हूँ, अब अपन इधर को देख रहे हैं ना। देखिए आप सभी अच्छे से ध्यान से देखते जाएंगे, मैं जो मेथड बता रही हूँ बस उसी को सुन करके भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपसे इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, 3x का पहले मैं इंटू करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3x इंटू 3x² है, तो ये हो जाएगा कितना, 9x³ हो जाएगा, ठीक है। ये 9 है ना, ये गलती से लिखा गया है मेरे से 3 करके, ये 9x³ है, ठीक है। कितना है, 9x³ है। ऐसे कभी भी लिखने में मिस्टेक हो जाता है ना, तो आप सभी इसको माइंड मत करिएगा। ये एक्चुअली में क्या है, 9x³ आएगा, क्योंकि देखिए ये 3 है ना, ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है, तो 9x³ है, वो मेरे से गलती से 3 लिखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 9x³ हो जाएगा।
उसके बाद देखिए इस 3 का अपन इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3bx²y, क्योंकि यहाँ पर क्या है bxy है और इसमें 3x है तो x क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 3bx²y। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसका हम इंटू करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3cxy²। देखिए ये वाला है ना। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये जो 4y है ना, इसका भी इन सभी के साथ इंटू करेंगे तो अपने को ये मिल जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं बता दी हूँ आप सभी को, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये दोनों किस में है, ये दोनों इंटू में है ना, तो इंटू करेंगे। क्योंकि मैं आप सभी को क्या बता रही हूँ, सिंपली आपको सिर्फ सॉल्व करते जाना था, बस इतना ही बता रही हूँ। अब देखिए आगे क्या करते हैं अपन, आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे अपन इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये x³ है, ये जो 8 है फ्रेंड्स का अंदर मैं इंटू करूँगी तो 8x³ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये x³ है, 8x³, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 9x³ आ जाएगा। ठीक है, मैं आप सभी को बता रही हूँ कि ये लाइन कैसे आया करके। मैं आपको 1-2 ही सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी आप सभी जो है घर में पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे तो एक काम करिए, आप सभी वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, और सॉल्व करके देखिए, मैं जो सॉल्व कर रही हूँ वैसा ही आना चाहिए। और ये 3 नहीं है ना, ये 9 है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आप सभी को, 9x³, वो गलती से मेरे से 3 लिख गया है ना। तो मैं आप सभी को जैसे बोल रही हूँ वैसे ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ को सॉल्व करूँगी तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं इसको बस बता रही हूँ ना ये कैसे आया करके। तो इतने को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे को इतना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए x³ 8x³ दोनों को ऐड करूँगी कितना हो जाएगा, 9x³ हो जाएगा, है ना, ये वाला। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर मैं ये वाला देखिए, उसके बाद अपन देखते हैं सेकेंड वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 8 जो अंदर जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए ये -y³ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 -8y³, क्या आ जाएगा, -8y³ हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो y³ है फ्रेंड्स ये प्लस में है। ठीक है, ये प्लस में है ना, तो जब मैं दोनों को सॉल्व करूँगी तो अपने को पता है एक प्लस और एक माइनस में हो तो हमेशा घटता है। क्या होता है, हमेशा घटता है, मीन्स माइनस हो जाता है। तो y³ में -8y³, मतलब -8y³ में अगर मैं y³ घटाऊँगी तो मेरे को कितना मिलेगा, -7y³। इस प्रकार से ये -7y³ आया है। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, उसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स इसमें, तो देखिए ये 3x इसका भी इंटू हो जाएगा अंदर में। ठीक है, 3xy का अंदर में जब इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं 8 को इधर इंटू करूँगी, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 24 मीन्स 24xy होगा। अब इसका भी जब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो करके। पहले देखिए 8 का मैं इंटू करूँगी ना 3xy, तो कितना हो जाएगा, 24xy हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर में भी x - y है, मतलब इसके साथ भी ये गुना में है, तो ये जो 24xy है इसका भी इसके साथ इंटू होगा। ये जो 24xy है ना, इसके अंदर भी क्या है, मीन्स ये भी इंटू में है x - y के साथ, तो दोनों को इंटू करूँगी तो कितना आएगा फ्रेंड, 24x² आएगा। ठीक है, इसके साथ जब मैं इंटू करूँगी और y के साथ इंटू करूँगी तो 24xy² आएगा। ठीक है, और ये करना ही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिल जाएगा इतना। तो मैं आप सभी को बता दूँ किस प्रकार से सॉल्व करना है फ्रेंड्स, और आगे मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक बार फिर से बोलती हूँ, पॉज करके आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठिए और सॉल्व करके देखिए मैं जितना सॉल्व करी उतना आ रहा है कि नहीं। और इससे फिर से बता देती हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना, ये 9 है ना, मेरे से गलती से लिख गया है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए जब इसको अपन सॉल्व कर लिए ना तो इतना आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करें फ्रेंड्स, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। मैं जहाँ तक सॉल्व करी हूँ ना, देखिए ये वाला था, मैं आप सभी को पूरा सॉल्व करके बता दी हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिला है फ्रेंड्स, यहीं से मैं, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सेम ही लिखा हुआ है ना, तो आप सभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ऐसे ये यहाँ पर ही भी लिखा हुआ है, सेम टू सेम। ठीक है, तो देखिए अब अपन को क्या करना है, अपने को यहीं तक ही काम था, मीन्स पूरे को जैसा इधर है ना, ध्यान देंगे। ठीक है, एक बात और बता देती हूँ मैं आप सभी को, आप सभी जब इसको सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, किसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो जैसा इधर है ना, इधर जैसा सॉल्व कर रही हूँ मैं, ऐसे जैसे कि मैं x² लिखी हूँ, xy² लिखी हूँ, है ना, तो वैसा ही फ्रेंड्स सेम टू सेम आपको इधर भी पूरे को सॉल्व करना है। तो देखिए इधर देखिए फ्रेंड्स,
अब हम यहाँ पर क्या करें, दोनों ओर एक्स स्क्वायर वाई व एक्स वाई स्क्वायर व वाई क्यूब के जो गुणांक है फ्रेंड्स, गुणांक मीन्स क्या, जो गुना में रहता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई, अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3b+3a, तो ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, ये दोनों जो है वो इनटू में है, क्या है, गुना में है, क्या है, गुना में है, इसलिए इसको गुणांक कह रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक है 3b+3a, वाई क्यूब का गुणांक है ac, और जो एक्स वाई स्क्वायर है उसका गुणांक है 3c+ab। अब इधर देखिए, इधर y का गुणांक है 7, -7 जो है इधर y का गुणांक है। ठीक है, और इधर जो है फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक है -21, और इधर एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक है +27। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी को तुलना करना है और इक्वल में रख देना है। बस यहीं तक था अपना काम। अब फिर इसके आगे बहुत ही ईजी। अब देखिए, अगर हम आगे देखते हैं, जब हम तुलना करेंगे तो अपने को इतने की वैल्यू मिल गई। अब बस इसी को ही सॉल्व करना था, अपना काम जो था वहीं तक ही सबसे मेन काम था, कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद ये बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। देखिए AC = -7 आ गया। अब देखिए जो 7 है फ्रेंड्स, है ना, वो क्या है, आप सभी जानते होंगे, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है, अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, 1 और खुद के अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जो 7 है फ्रेंड्स वो प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये 1 × 7 ही हो सकता है, मीन्स -7 या फिर -1, दोनों में से एक होगा, क्योंकि माइनस साइन है तो जाहिर सी बात है 1 या फिर 7 में किसी ना किसी में माइनस होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं खुद ही मतलब रख के सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप सभी को यहाँ पर डायरेक्टली बता रही हूँ मैं कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जो C है वो 7 है, और जो A है फ्रेंड्स वो -1 है, और जब मैं -1 और C का इंटू करती हूँ, C मीन्स क्या, 7, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -7, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले फ्रेंड्स सॉल्व करी उसको, पहले A को 7 रखी थी, है ना, फिर C को रख के देखी, फिर 7 में -7 करके रख के देखी -1, तो इस प्रकार से मुझे थोड़ा सा टाइम लगा फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने को दिमाग को यूज़ करना होगा। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सभी को 1 मिनट का टाइम लग सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी करके देखी हूँ, तो आप सभी थोड़ा सा करके देखेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, है ना। तो देखिए A जो है वो -1 है। क्यों, देखिए आप सभी को टाइम क्यों नहीं लगेगा ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि देखें यहाँ पर अपने पास 2 और इक्वेशन है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही इक्वेशन है, तो 2 और इक्वेशन है फ्रेंड्स, उसमें हम रख करके देखेंगे तो जब सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना, इक्वेशन जो है वो जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमें समझ में आ जाता है कि किसकी वैल्यू क्या है करके। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो A है उसका मान हो जाएगा -1 और C का मान हो जाएगा 7, और ये मान कहाँ से मिला मेरे को, सिर्फ एक ही इक्वेशन से दोनों का मान मिल गया। क्योंकि देखिए ये जो 7 है वो अभाज्य संख्या, वो किसी से डिवाइड नहीं होता है। इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि ये जो A और C है इनमें से एक जो है वो 1 है और एक जो है वो 7 है, या तो 1 में माइनस का साइन होगा या फिर 7 में माइनस का साइन होगा। और ये बहुत ही ईजी था निकालना, मैं बस इसमें पुट ऑफ करी फ्रेंड्स। किसमें पुट ऑफ करी, ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना, बस इसी में ही पुट ऑफ करके देखिए, मेरे को 1 मिनट से भी कम समय लगा। ठीक है, तो आप सभी को भी ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हो गया, बस अपना को मिल गया किसका मान, A और C का। तो इनमें से दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप सभी जो है वो A और C का मान रख के B की वैल्यू निकाल सकते हैं, और B की वैल्यू आएगी -6। क्या, -6। मैं आप सभी को सॉल्व करके दिखा देती हूँ। मैं जो है वो सेकेंड समीकरण में रख के दिखाई हूँ। देखिए A की वैल्यू है -1, तो 3 × -1 करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, और जब -3 को मैं सेकेंड साइड ट्रांसफ़र करूँगी तो -21 +3 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब माइनस जो है वो सेकंड साइड जाता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब जब मैं घटाऊंगी, ठीक है, 21 में, क्योंकि देखिए जब 1 प्लस और 1 माइनस रहता है तो हमेशा घटता है, तो घटेगा तो आ जाएगा -18। अब इधर 3 है तो 3 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो मैं जब डिवाइड होगा तो 3 × 6 = 18। क्या होता है, 3 × 6 = 18। ठीक है, मीन्स ये 3 ऐसे डिवाइड, मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी तो 3 से डिवाइड होगा तो 3 × 6 = होता है 18, तो आ गया -6। ठीक है, अब देखिए, अब डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। अपने को क्या निकालना था, C - A + B निकालना था। ठीक है, तो C की वैल्यू आई 7। ठीक है फ्रेंड्स, क्या, C की वैल्यू आई 7, और जो A की वैल्यू है फ्रेंड वो -1 है, और जो B की वैल्यू है -6 है। जब इसको सॉल्व करते हो तो हमारा आंसर आता है 2। कितना आता है, 2। ठीक है,
अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ तल 264 वर्ग मीटर है और इसका आयतन 924 घन मीटर है। उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स जो बेलनाकार स्तंभ होता है, ठीक है, उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, फार्मूला 2πr/h होता है और साथ ही इसके आयतन का फार्मूला होता है πr² होता है, ठीक है। अब 2πr/h इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 264 वर्ग मीटर दिया हुआ है और πr² क्या दिया हुआ है, 924 घन मीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, ये आयतन है। अब देखिए फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो वक्र पृष्ठ और जो आयतन है उसको। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में बचेगा आर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 6 का 24, ठीक है। तो 2 4 फिर से बच जाएगा, तो फिर से 4 6 का 24, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, उसके बाद 4 एकम 4। अब देखिए इधर 2 है फ्रेंड्स, इधर 66 है। यहाँ पर अब देखिए थोड़ा सा ये आप सभी के लिए मैं एक बार फिर से इसको लिखती हूँ, नहीं तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या था, 2 था, यहाँ पर r था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर था 66 और यहाँ पर था 231, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 2 है इससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो ये आ जाएगा 33। अब ये जो 33 है फ्रेंड्स, इससे 231 को डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, 7। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो 7 है, अब ये कैसे आया, अगर आप सभी 33 का पहाड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे तो आप सभी को एक ट्रिक या मेथड मैं आप सभी को बता देती हूँ। देखिए अगर आपको 33 डिफ़िकल्ट लगता है तो आप 30 का पढ़िए, 3 का तो बहुत इजी लगेगा आप सभी को, ठीक है। तो 3 7 कितना होता है फ्रेंड्स, 21 होता है, ठीक है। तो ये 210 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 भी तो है ना, तो 21 के साथ 0। उसके बाद फ्रेंड्स 3 7 फिर 21, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 2, तो आ गया ना। 33 × 7 करेंगे तो 231, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी जो है इजीली पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है फ्रेंड्स, r इक्वल टू हमारे पास आ गया 7। कितना आ गया, 7। अब देखिए बहुत ईजी हो गया। अब ये जो r है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू 2πr/h में रख देते हैं। 2πr इक्वल टू क्या था, 264 था। कितना था, 264। 2πr/h इक्वल टू था 264, है ना। अब मैं इसमें r की वैल्यू रख देती हूँ। r की वैल्यू कितनी है, 7, ठीक है। अब देखिए ये जो पाई होता है फिर इसकी वैल्यू क्या होता है, 22/7। तो ये 7 है और ये 7 है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऐसे 2 × 22/7 × 7 × h ऐसे है, ठीक है। उधर जो है उसको मैं अभी नहीं लिखी हूँ, ठीक है, आप सभी इधर ही ध्यान दीजिए। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए उधर क्या है, 264 है, क्या है, 264 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हो, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये जो 22 है फ्रेंड्स, इस 22 से इसको डिवाइड करते हैं तो 22 6 का होता है 132। कितना होता है, 22 6 का 132। तो h इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 6, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है फ्रेंड्स मैं कैसा कर रही हूँ, देखिए एक बार फिर से देखिए, आप सभी का समझना बहुत ही ज़रूरी है ना। अगर आप सभी को समझ में नहीं आएगा तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर था 2πr/h, ठीक है, इक्वल टू 264। तो मैं क्या करी, सबसे पहले करते हैं 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 आ गया, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 और यहाँ पर r की वैल्यू क्या निकली थी, 7, तो उसको रख दिए। और यहाँ पर h ये इस इक्वल टू में है, ठीक है, 132 जो है वो। अब देखिए यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर h है ना, क्या है h, मुझे h की वैल्यू चाहिए, इस इक्वल टू में 132 है। तो देखिए यहाँ पर ये 22 है और यहाँ पर 132, और 22 6 का कितना होता है फ्रेंड्स, 22 6 का होता है 132। कितना होता है, 132। तो h इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 6। तो मेरे पास h और r की वैल्यू आ गई। और फ्रेंड्स यहाँ पर व्यास बोला है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। व्यास बोला मीन्स व्यास क्या होगा फ्रेंड, 2r होगा, d इक्वल टू 2r। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 × 7 हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। और अपना जो ऊंचाई है वो कितना निकला है, 6 निकला है। कितना निकला है, 6।
तो इस प्रकार ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 7:3। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, फार्मूला बस पता है फ्रेंड्स, तो वो कोई भी जो है वो इसको सॉल्व कर सकता था। सिर्फ डिवाइड करना था, आर की वैल्यू निकली उसको रखना था, फिर एच की वैल्यू निकलेगी उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना था। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज है बोला जा रहा है, ठीक है, जिसमें कोण ए बी और सी 3 कोण है। वैसे त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं हमेशा, है ना। कोण ए की वैल्यू दी हुई है 48 डिग्री, ठीक है। बोला जा रहा है कि कोण बी और कोण सी के द्विभाजक, द्विभाजक मीन्स क्या फ्रेंड्स, ये जो रेखा है, ठीक है, और ये जो रेखा है, ये दोनों रेखाएं जो है वो क्या है, ये कोण सी का द्विभाजक है और ये कोण बी का द्विभाजक है, ठीक है। द्विभाजक मतलब ये फ्रेंड्स कि ये जो रेखा है ना, कौन सी रेखा, ये जो रेखा ये कोण बी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मीन्स ये जो होगा फ्रेंड्स इधर का इतना एरिया वो क्या होगा, कोण बी डिवाइडेड बाय 2 होगा। उसी तरीके से ये जो बचा हुआ है ना, ये भी क्या होगा, कोण बी डिवाइडेड बाय 2 होगा। क्या होगा, कोण बी डिवाइडेड बाय 2 होगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये जो कोण सी है ये भी 2 भागों में डिवाइड हो गया, कोण सी डिवाइडेड बाय 2, और ये जो हो गया ये भी कोण सी डिवाइडेड बाय 2 हो गया। द्विभाजक का यही मतलब होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको द्विभाजक का मीनिंग बता दी हूँ, ठीक है। फिर से अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा इमेज। हाँ, तो देखिए बोला जा रहा है ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये ए है, ए जो है वो 48 है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये कोण के द्विभाजक हैं और ये जो है ये आई है। क्या ये आई है बोला जा रहा है। कहाँ पर काटते हैं बोला गया, देखिए यदि कोण बी और कोण सी के द्विभाजक आई पर मिलते हैं, आई पर मिलते हैं मतलब यहाँ पर जो काट रहे हैं ना उसको इस बिंदु को क्या नाम दिया गया है, इसमें आई नाम दिया गया है। ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु, इसी को ही आई नाम दिया गया है, ठीक है। बस आपको क्या करना होता है, ज्यामिति में जैसा जैसा पूछा जा रहा है, मतलब जैसा जैसा बोला जा रहा है ना, वैसा वैसा डायग्राम बनाना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आई, है ना, क्या हो गया आई। अब अपने को क्या पूछा गया है, ये जो कोण है ना, कोण इसकी वैल्यू पूछी गई है, कोण बी आई सी मीन्स ये जो कोण बन रहा है ना, ये इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ये बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मीन्स कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, देखिए अच्छे से लिखा नहीं लेकिन आप सभी समझ जाइए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो कोण ए है ना, उसकी वैल्यू अपने को दी हुई है, कितना, 48 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 48। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना 48, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इस 48 को रख देते हैं। अब यहाँ पर फिर से कोण बी प्लस कोण सी आएगा, ठीक है। रुकिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से अब सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं रखूँगी कोण ए की वैल्यू 48 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोण बी कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया, 180 डिग्री। ये अच्छे से लिख नहीं रहा है, 1 मिनट ना, ये हो गया 180 डिग्री। एक्चुअली मैं छोटा छोटा लिखना चाह रही हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में, मतलब समझा सकूँ एक ही बार में करके, पर अच्छे से लिख नहीं रहा है छोटा छोटा, तो मैं अब बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। ये 48 है, यहाँ पर कोण बी है और यहाँ पर कोण सी है, ठीक है, आप सभी समझ जाइए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे कोण बी और कोण सी की वैल्यू चाहिए, तो कोण बी प्लस कोण सी कर दूंगी मैं, इधर मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। 180 डिग्री को माइनस कर देंगे 48, मीन्स 180 डिग्री से 48 को घटा देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी मीन्स कोण बी और कोण सी का दोनों का एडिशन मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 132। कितना आ गया, 132, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कोण बी और कोण सी की वैल्यू मिल गई मुझको 132। आप सभी घटा करके देख लीजिएगा, मैं एक एक चीज़ और नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। देखिए ठीक है, तो हो गया ये कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 132। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसके बाद देखिए हम जो त्रिभुज बनाए थे, ठीक है, ये त्रिभुज, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे और काटे थे ना, रुकिए पहले आपको डायग्राम में थोड़ा सा अच्छे से समझा देती हूँ, नहीं तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा। देखिए हम जो त्रिभुज बनाए थे, थोड़ा सा बड़ा करके बनाए, आप सभी अपने कॉपी पेन पर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप सभी को समझने में दिक्कत हो सकता है। देखिए हम जो त्रिभुज बनाए थे ना, ये वाला त्रिभुज, तो यहाँ पर था ए बी और सी, ठीक है, इसका समद्विभाजक था और इसका समद्विभाजक था। यहाँ पर बन रहा था आई, क्या बन रहा था, आई।
तो आप सभी अगर गौर करेंगे, अपने को ये कोण का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो अगर आप सभी गौर कर रहे होंगे तो देखिए ये जो समद्विभाजक है, ये जो समद्विभाजक है, ठीक है, और ये जो आधार है, ये तीनों भी तो एक त्रिभुज बना रहे हैं क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है भाई कि त्रिभुज बना रहे हैं, है ना, बना रहे हैं। अब आप सभी को भी समझ में आ गया कि ये तीनों भी एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो फटाफट अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आगे इमेज नहीं बनाऊंगी, है ना, आप सभी को समझाने के लिए बनाई थी। अब देखिए तो फटाफट देखते हैं। अब तो अब हो जाएगा कोण बी प्लस कोण बी आई सी, ठीक है, प्लस कोण सी इज इक्वल टू, और ये बी नहीं है, देखिए मिस्टेक मत करिएगा, ये कोण बी डिवाइडेड बाई 2 है, ये कोण सी डिवाइडेड बाई 2 है। नहीं तो आप सभी का क्वेश्चन गलत हो जाता अभी, ठीक है। देखिए ये जो बनाए थे अपन यहाँ पर बी आई सी, ठीक है, मिस ये आई था। तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा इसके ऊपर एक और त्रिभुज था, है ना, था कि नहीं। ये जो लाइन था वो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था, और आप सभी को मैं बताई थी कि ये कोण बी डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। ये लाइन भी देखिए, ये 2 लाइनें थी, अच्छे से समझा देती हूँ। ये सी था, तो मैं आप सभी को बताई कि ये भी क्या होगा, कोण सी डिवाइडेड बाय 2 होगा, और ये कोण सी डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। ऐसे देखिए ये था, ऐसे ये आई है ना, और ये कोण बी है, और ये है कोण सी। तो ये है कोण बी डिवाइडेड बाय 2, और ये है कोण सी डिवाइडेड बाय 2, और ये है आई, मतलब बी आई सी। तो इन तीनों का एडिशन ले रही हूँ मैं, है ना। तो ये कोण बी डिवाइडेड बाय 2 आएगा, कोण सी डिवाइडेड बाय 2, कोण बी और सी नहीं आएगा, है ना। कोण बी सी लेंगे तो ये तो पूरा हो जाएगा जी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो देखिए फैंसी हो जाएगा कोण बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोण सी डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये वाला कोण आ जाएगा आई वाला, तो मैं सिर्फ आई लिख देती हूँ, ये 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए पिछला याद करिए, मैं क्या बताई थी, क्या निकाले थे अपन, कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 132 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अपने को तो कोण बी और कोण सी की नहीं, बल्कि कोण बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोण सी डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि मैथ्स में फ्रेंड्स कभी भी क्या नहीं करते, मैथ्स में फ्रेंड्स कभी भी किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की जाती है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो अगर मैं इधर 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो इधर भी 2 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 का 12 और ये 2 6 का 12, तो आ जाएगा 66। कितना आ जाएगा, 66, जो कि किसकी वैल्यू है, कोण बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोण सी डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इसको कहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, कोण बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोण सी डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोण आई वाले में, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री में। तो अपने पास किसकी वैल्यू है, कोण बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोण सी डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू है कितना है, 66, ठीक है। तो 66 प्लस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं इस 180 डिग्री में 66 से जब घटा दूंगी तो मुझे मिल जाएगा मेरी वैल्यू, किसकी वैल्यू, बी आई सी। कोण जो बी आई सी था फ्रेंड्स, इसको मैं ही आई लिखते हुए चल रही थी, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर 180 डिग्री में जब 66 अपन घटा देंगे तो आ जाएगा 114 डिग्री, कितना, 114, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन। और अगर कोई भी डाउट आता है फ्रेंड्स तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है जो कि किससे रिलेटेड है, ये काम वाले से रिलेटेड है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, हरी और मोहन एक काम क्रमशः 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ 10 दिनों तक काम करने के बाद उन्होंने बीमार होने के कारण काम छोड़ दिया। श्याम ने बाकी काम 3 दिनों में खत्म कर दिया। श्याम को अकेले पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हरी, ठीक है, हरी को मैं एच लिखूंगी, है ना, शॉर्ट में मैं हरी को क्या लिखूंगी, एच लिखूंगी। तो एच कितने दिन में कार्य करता है, 20 दिन में, ठीक है। और जो मोहन है उसको एम लिखूंगी तो वो 25 दिन में। तो देखिए हरी जो है एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो उसके एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का कार्य, ठीक है, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/20। उसी तरीके से जो मोहन है उसके एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/25, कितना हो जाएगा, 1/25, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि दोनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो देखिए 1/20/1/25 ये हो जाएगा, दोनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करेंगे वो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 100 आएगा, ठीक है,
100 निकालने के लिए 5/5 से मतलब 5 × 5 करूँगी मैं इसमें, ठीक है। इसमें 4 × 4 करूँगी तो नीचे में आ जाएगा 100 और ऊपर में आएगा इसमें 4 और इसमें आ जाएगा 5। तो 5 + 4 / 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 / 100। कितना हो जाएगा 9 / 100। तो ये है दोनों के एक दिन का कार्य, कितना है 9 / 100। कितना है 9 / 100, है ना। अब अपने को क्या बोला गया कि ये दोनों जो है एक साथ 10 दिनों तक कार्य करते हैं। तो ये दोनों का एक दिन का कार्य है, हमें दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं एक दिन में तो कितना कार्य करते हैं 9/100 कार्य करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एक दिन का कार्य है, तो 10 दिन का कार्य निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, एक दिन का पता है मुझे कार्य, तो 10 दिन का कार्य निकालने के लिए मैं 10 से इंटू कर दूँगी। तो ये हो गया 0 से 0 कैंसर। तो दोनों के 10 दिन का कार्य हो जाएगा 9/10। कितना हो जाएगा 9/10। मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, अब ये 9/10 कार्य तो कर चुके हैं, तो अब कितना कार्य बचा फ्रेंड्स। तो देख दोनों मिलकर एक कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। क्या एक कार्य को कर रहे हैं जिसमें से 9/10 कार्य हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर मुझे बचा हुआ कार्य निकालना है तो हमेशा हम क्या करते हैं 1 से घटा देते हैं, तो 9 / 10 हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ किसको 9 / 10 1 माइनस को, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/10। तो फ्रेंड्स अब सिर्फ 1/10 कार्य बचा है। कितना बचा है 1/10 कार्य बचा है। और यही जो 1/10 कार्य है फ्रेंड्स, इसको जो श्याम है वो 3 दिन में करता है। कितने दिन में करता है 3 दिन में, ठीक है। 1/10 कार्य को श्याम जो है वो 3 दिन में करता है। कितने कार्य को 1/10 कार्य को। तो फ्रेंड्स 1/10 कार्य को जब ये 3 दिन में करता है तो एक कार्य को कितने दिन में करेगा 3 × 10 इज इक्वल टू 30, ठीक है। कितने दिन में 3 × 10 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी 30 डेज। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1/10 कार्य को ये 3 दिन में करना है, ये कार्य है, ठीक है। 1/10 कार्य इज इक्वल टू 3 दिन। तो फ्रेंड्स एक कार्य निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको उधर ट्रांसफर कर दूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा एक कार्य, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10, तो आ जाएगा 30, ठीक है। मीन्स एक कार्य को करने में ये 30 दिन लेता है। तो हमें यही निकालना था कि श्याम जो इस कार्य को कितना दिन में करेगा, मीन्स पूरा काम को, तो वो 30 दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन डी जो है उसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इसे निर्णय निर्माण समस्या कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इसमें 2 या 3 कथन दिए रहते हैं और हमें ये पता करना होता है कि इनमें से कौन से कथन जो है मिल करके या फिर ओनली एक कथन जो है वो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दे सकता है। मीन्स कौन सा कथन पर्याप्त है पूछे गए क्वेश्चन के लिए, ये हमें पता करना रहता है। इसके लिए फ्रेंड्स जो नॉर्मल हमारे रीजनिंग के रूल्स होते हैं या फिर मैथमेटिक्स के जो रूल्स होते हैं फ्रेंड्स, उसी का यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स पूरा पढ़ती हूँ मैं इसको। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन शामिल है। आपको प्रश्न और कथनों का अध्ययन करना होगा और यह तय करना होगा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा या से कथन आवश्यक है। मीन्स फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही कथन जो है वो इंडिविजुअली मीन्स अलग अलग जो है वो पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों मिल करके आंसर दे रहे हो या फिर 2, ठीक है। तो वो हमें पता करना होता है सॉल्व करके। तो देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अर्णव की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है 5 वर्ष पूर्व अर्णव की उम्र उसके बेटे के उम्र उस समय की उम्र से दुगुनी थी, ठीक है। क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व अर्णव की जो उम्र है उसके बेटे के उस समय की उम्र से दुगुनी थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है अर्णव और उसके बेटे की वर्तमान उम्र जो है उसका अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अनुपात, ठीक है 11:6। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है अब से 5 वर्ष बाद अर्णव और उसके बेटे की उम्र का अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करके। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व अर्णव की जो उम्र थी वो उसके बेटे की उम्र का उस समय का जो उम्र था उसके बेटे की उससे दुगुनी थी। तो मान लेते हैं कि अर्णव की उम्र जो है वो x है, उसके बेटे की उम्र y है। कब 5 वर्ष पहले, कब मान रही हूँ मैं ध्यान से सुनिए 5 वर्ष पहले। तो देखिए फ्रेंड्स उस समय क्या था बोला जा रहा है x = 2y। इसे आप सभी याद रखेंगे। पहला स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व अर्णव की आयु थी वो
मीन्स अर्णव की जो उम्र थी वो उसके बेटे के उस समय की उम्र की दुगुनी थी। ठीक है, तो देखिए सिर्फ यही निकल रहा है, तो इससे तो हमें पता नहीं चल रहा है कि अर्णव की उम्र कितनी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ आइडिया लगाना होता है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट मिलकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले से तो सिर्फ इतना ही पता चल रहा है, इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि अर्णव की आयु कितनी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक हमें उसके बेटे की आयु पता नहीं चलेगी तब तक के हमें अर्णव की उम्र का भी पता नहीं चलेगा। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अर्णव और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का अनुपात जो है वो 11:6 है। वर्तमान बोलने से क्या फ्रेंड्स, ये मैं 5 वर्ष पहले मानी हूँ, तो वर्तमान हो जाएगा x+5 मीन्स 5 वर्ष जो बाद उसकी आयु है वो, और y+5, तो ये हो जाएगा वर्तमान आयु। तो देखिए फ्रेंड्स वर्तमान आयु से कैसे निकलेगा, वर्तमान आयु बोला जा रहा है x+5 डिवाइडेड बाय y+5 इज इक्वल टू है 11 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, क्या है 11 डिवाइडेड बाय 6 है ना। तो देखिए फ्रेंड्स अब बहुत ही इजी हो गया, अब ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये अकेला स्टेटमेंट भी सॉल्व नहीं होगा, याद रखेंगे आप सभी। देखिए क्योंकि ना तो x की वैल्यू दी हुई है और ना ही y की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, दोनों का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। जब तक के दोनों में से किसी भी एक का मान नहीं दिया रहेगा, किसी भी एक का उम्र नहीं दिया रहेगा, तब तक फ्रेंड्स हम नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मीन्स या तो y की वैल्यू, हालांकि यहाँ पर अर्णव की उम्र पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि हमें y मीन्स उसके बेटे का उम्र पता होना ज़रूरी है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कोई क्वेश्चन भी मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो भी अकेले जो है इसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो अकेला वाला जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि ओनली 2 जो है वो पर्याप्त है या फिर ओनली 2 करके, तो वो भी गलत हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं पहला स्टेटमेंट को देखती हूँ, तो x इज इक्वल टू 2y था। क्या था, x इज इक्वल टू 2y। तो फ्रेंड्स ये जो x इज इक्वल टू 2y है, तो यहाँ पर मैं रख दूँगी x इज इक्वल टू 2y फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, x+5 डिवाइडेड बाय y+5 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर मैं x की जगह 2y रखती हूँ +5 डिवाइडेड बाय y+5 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 6, तो फ्रेंड्स ये अब रेशियो वाला मेथड से सॉल्व हो जाएगा और यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे ही y की वैल्यू मिलेगी मुझे x का भी मान मिल जाएगा। और x का मान क्या है फ्रेंड्स, अर्णव की जो आयु है ना, x जो क्या है वो 5 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए मैं x+5 कर दूंगी। ठीक है, तो मुझे अर्णव का वर्तमान उम्र मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ये दोनों मिल करके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। समझ में आया फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ये दोनों मिल करके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो इस प्रकार से ऑप्शन होगा वो हमारे लिए सही होगा। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी ना, मैं वैसे सॉल्व करके देखिए इसको, तो आप सभी अगर सॉल्व करना चाहे तो y इज इक्वल टू 25 आएगा। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 2y था। ठीक है, तो उसमें ऐसे रख के आप सभी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ y की वैल्यू निकालनी थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए आप ऐसा नहीं है कि 2 स्टेटमेंट मिल करके बता रहे हैं तो आप तीसरे को नहीं पढ़ेंगे, आपको तीसरे को भी पढ़ना है और ऑप्शन को देख करके टिक करना है। ठीक है, इसमें जो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है ना, इसमें इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना रहता है। अगर आप सिर्फ 2 को ही पढ़ के अगर टिक कर देंगे तो आपका जो है क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि तीसरे स्टेटमेंट में भी कुछ ना कुछ है जो सॉल्व कर सकता है, तो इस प्रकार से भी ऑप्शन दिया रहता है। तो देखिए तीसरे में भी क्या दिया हुआ है, अब से 5 वर्ष बाद अर्णव और उसके बेटे की उम्र का अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो इससे भी बन जाएगा फ्रेंड्स। देखिए मैं 5 वर्ष पहले का मानी थी x। ठीक है, तो फ्रेंड्स वर्तमान में क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 5 ऐड करूँगी तो वर्तमान हो जाएगा, और वर्तमान से भी 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो उसमें भी 5 ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भी ऐसे ही करूँगी, क्योंकि मैं क्या मानी थी। देखिए आप क्वेश्चन में क्या मान रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप वर्तमान को x मानते, ठीक है, और जो y है मतलब y वर्तमान में y मानते उसके बेटे की उम्र को, तो आप जो है वो x - 5, तो देखिए 5 वर्ष पहले वाले स्टेटमेंट में कैसे करते हैं, x - 5 इज इक्वल टू 2 y - 5 ऐसे करके लिखते। ठीक है, तो आपके मानने पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं जो मानी हूँ x और y वो 5 वर्ष पहले मानी हूँ, है ना। तो फिर 5 वर्ष बाद जो क्या हो गया, इनकी वर्तमान आयु हो गई। अब बोल रहा है कि
उसके भी 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद मीन्स क्या फ्रेंड्स, वर्तमान से भी 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखूँ तो मैं x + 10 आ जाएगा, y + 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी रेशियो दिया हुआ है और x = 2y तो है। तो फ्रेंड्स पहला और तीसरा और पहला और दूसरा, देखिए अगर मैं दूसरा और देखिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि दूसरा और तीसरा मिलकर के भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये भी हमें देखना होगा। तो देखिए ये क्या था, x + 5 डिवाइडेड बाई y + 5 है ना, 11 डिवाइडेड बाई 6 और x + 10 डिवाइडेड बाई y + 10 = 12/7। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है रेशियो मेथड से सॉल्व हो जाएगा। आप इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे। ठीक है, उसके बाद जो प्रतिस्थापन वाला विधि होता है उससे सॉल्व करके इन दोनों से भी निकल सकता है। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला फ्रेंड्स, कोई भी 2 स्टेटमेंट अगर मैं लेती हूँ इस क्वेश्चन से, ठीक है, चाहे मैं पहला और दूसरा लूँ, चाहे दूसरा और तीसरा लूँ, चाहे पहला और तीसरा लूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं इस प्रकार से ऑप्शन दिया है कि नहीं, मतलब इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, कोई भी 2 स्टेटमेंट इस प्रकार से ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो देखते हैं हम ऑप्शन, तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा मीन्स तीनों मिल करके, तो नहीं फ्रेंड तीनों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट काफ़ी है। फिर पहला और तीसरा, सिर्फ दूसरा और तीसरा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है सी, तीनों में से कोई 2 परफेक्ट, यही वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तीनों में से मैं कोई भी 2 लूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है डी, सिर्फ 1 और 3, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको तीनों स्टेटमेंट चेक करना है। अब तीनों स्टेटमेंट भी किस प्रकार से चेक करना है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आप देखेंगे कि ये दोनों मिलकर सॉल्व कर रहे हैं क्या, ठीक है, फिर देखेंगे इन दोनों भी सॉल्व कर रहे हैं क्या, फिर पहला और तीसरा भी सॉल्व कर रहे हैं क्या, इस प्रकार से आपको चेक करना है। और आपको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, आपको सिर्फ एक आइडिया लगाना है कि ये सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अब देखते हैं इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, धारा की गति क्या है, क्या दिया हुआ है, धारा की गति निकालना है करके। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है, स्थिर पानी में नाव की गति इतना है, तो मान लेती हूँ मैं नाव की गति को x 8 किलोमीटर दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है नाव बहाव की दिशा में 11 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स बहाव की दिशा मतलब क्या, बहाव की दिशा मतलब फ्रेंड्स अगर देखें, अगर आपने इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा तो मैं बता देती हूँ कि देखिए नाव की गति जो है ना, अगर वो धारा की दिशा में जाती है, ठीक है, अगर नाव जो है वो धारा की दिशा में चल रहा हो ना, तो उसकी स्पीड के साथ जो धारा का स्पीड है वो भी ऐड हो जाता है। क्या, अगर नाव जो है वो धारा की दिशा में चल रहा है तो उसकी स्पीड के साथ ना जो भी धारा है उसकी स्पीड भी ऐड हो जाता है। और अगर नाव जो है वो धारा के स्पीड के अपोजिट चल रहा है तो उसकी चाल जो है ना, मीन्स जो नाव की चाल है उसमें से जो धारा की चाल है उसको घटा दिया जाता है, तब उसका चाल निकलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि स्थिर पानी में नाव की गति इतना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सिर्फ इतना ही बता रहा है, इससे नहीं पता चल रहा है धारा की गति क्या है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है नाव बहाव की दिशा में 11 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से दौड़ती है, तो बहाव की दिशा में इसका चाल क्या हो जाएगा, x + y। y क्या है, धारा की चाल, धारा की चाल। ठीक है, अगर धारा की दिशा में अगर चल रहा है ना नाव, तो धारा की दिशा में चलने पर जो नाव की चाल है उसमें जो धारा की गति है वो भी ऐड हो जाता है, और दोनों टोटल मिला करके कहलाते हैं बहाव की दिशा में या फिर धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 11, तो इजीली निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं 8 रख दूंगी है ना, x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू निकल जाएगी। मेरे को एकदम इजीली समझ में आ रहा है। तो ये दोनों मिलकर के स्टेटमेंट का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा चेक करते हैं। तो तीसरा बोल रहा है स्थिर जल और बहाव की दिशा में नाव की रफ्तार का अंतर 3 किलोमीटर/आवर है। ठीक है, स्थिर जल, देखिए स्थिर जल में और साथ ही बहाव की दिशा में, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें एक ही स्टेटमेंट से आंसर निकल रहा है। स्थिर जल में मान लेते हैं कि नाव की जो रफ्तार है, या फिर रफ्तार मीन्स यहाँ पर चाल से ही अंतर है, मतलब चाल से ही है। ठीक है, स्पीड को ही यहाँ पर रफ्तार बोला जा रहा है ना। तो देखिए अगर मैं धारा की दिशा में नाव की चाल अगर x मानती हूँ, ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तथा बहाव की दिशा में नाव की रफ्तार, तो बहाव की दिशा में फ्रेंड्स नाव की रफ्तार क्या होता है, x + y होता है, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 3 किलोमीटर/आवर। देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, स्थिर जल एवं बहाव की दिशा में नाव की रफ्तार का अंतर। तो देखिए स्थिर जल में मैं नाव की चाल मान ली हूँ x, ठीक है,
और बहाव की दिशा में फ्रेंड्स नाव की चाल क्या होगा, नाव की चाल तो रहेगा ही, ठीक है, क्या नाव की चाल तो रहेगा ही। अगर बहाव की दिशा में नाव जा रहा है तो उसके चाल के साथ जो धारा का चाल है वो भी ऐड हो जाता है, ठीक है, अपोजिट जाता है तो घट जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी स्टेटमेंट से ही निकल गया मेरा, एक ही स्टेटमेंट से, क्योंकि देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई, ठीक है, ओनली क्या बचेगा, सिर्फ वाई बचेगा। और इधर देखिए 3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये होगा ऐसे, है ना, सॉरी मैं उल्टा लिख दी थी, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स होगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई जो है वो ज़्यादा होगा ना, और क्योंकि जो है स्पीड जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, याद रखेंगे आप सभी, स्पीड कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो एक्स प्लस वाई तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एक्स जो है वो ओनली जो स्थिर जल है उसमें नाव की चाल है, और बहाव वाले मतलब अगर धारा का भी चाल है तो धारा की दिशा में अगर नाव जा रहा है तो उन दोनों का चाल जो है आपस में ऐड हो जाता है, तो ये टोटल है, तो ये हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 दिया हुआ है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी जो कि धारा की चाल है। तो इस प्रकार से हम देखें फ्रेंड्स कि ये अकेला ही काफ़ी है, ठीक है, ये अकेला काफ़ी नहीं है और ये भी अकेला काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दे तो ये दोनों मिल करके आंसर दे देते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे को ऑप्शन देखना पड़ेगा कि दोनों मिला करके अथवा ओनली 3, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन पहला में दिया हुआ है तीनों में से कोई एक, तो ये गलत हो गया। सिर्फ 1 और 2 तो ये भी गलत, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ लिखा है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ आप सभी को सभी स्टेटमेंट चेक करना है, जितना भी स्टेटमेंट आया रहेगा सभी को चेक करना है। तो देखिए सिर्फ 1 और 2 बोला जा रहा है तो ये भी गलत है, क्योंकि तीसरा भी तो आंसर दे रहा है ना, सिर्फ 3 बोल रहा है, ये भी गलत। और इसमें देखिए डी वाला ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा एक साथ अथवा सिर्फ तीसरा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को चेकिंग करनी है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है वो पाई चार्ट से पूछा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या सॉल्व करना है अपने को, तो इसमें दिया हुआ है एक MBA कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों ABCDE, ठीक है, क्या ABCDE में विशेषज्ञता के संदर्भ में छात्रों का ब्रेकअप डिग्री वार, ठीक है, दिया हुआ है। छात्रों की कुल संख्या जो है वो 2100 है, कितना है, 2100 है। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, एक MBA कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों ABCDE में विशेषज्ञता के संदर्भ में छात्रों का ब्रेकअप डिग्री वार दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए छात्रों की कुल संख्या दिया हुआ है 2100। अब अपने को इसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये टोटल जो है ना, ये कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यही 360 डिग्री को फ्रेंड्स अलग अलग डिवाइड किया रहता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सी है फ्रेंड्स, है ना, सी कितना है, 72 डिग्री है, और ई कितना है, 97.2 डिग्री है। तो फ्रेंड्स क्या बोला जा रहा है, ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो डिग्री है ना फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में छात्रों की संख्या शो कर रहा है, किसमें, ई में, ठीक है। सी में छात्रों की संख्या शो कर रहा है 72, मतलब ये जो डिग्री जो शो किया गया है ना वो एक्चुअली में ये जो अलग अलग क्षेत्र है ABCD में, ठीक है, वहाँ पर छात्रों की संख्या शो कर रहा है। अब आप सभी को समझ में नहीं आया होगा किस प्रकार, देखिए फ्रेंड्स ये जो छात्रों की कुल संख्या दी हुई है ना, ये पूरा किसके बराबर है, 360 डिग्री के, 2100 जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और इसी 360 डिग्री में ये पूरे 2100 जो छात्र है ना उसको डिग्री के आधार पर बांटा गया है, किसके आधार पर, डिग्री के आधार पर। जैसा कि 100% होता है, ठीक है, तो परसेंट को डिवाइड कर देते हैं 27%, 30%, इस प्रकार से यहाँ पर डिग्री में डिवाइड किया गया है छात्रों की संख्या को। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला तो ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर कितना डिग्री है, 72 डिग्री, यहाँ पर है 97.2 डिग्री। तो हमको दिखाई दे रहा है कि ई जो है उसमें छात्रों की संख्या अधिक ही है। तो कुछ नहीं करना है फिर, दोनों का डिफरेंस निकालना है सिंपली। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, 97.2 डिग्री 72.0, ठीक है, डिग्री। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे अपन, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ ओनली डिफरेंस निकालना है। तो आ जाएगा 25.2 डिग्री, कितना आएगा, 25.2 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जो ई है ना, ई में छात्रों की जो संख्या है
वो सी में छात्रों की संख्या का मतलब सी में छात्रों की संख्या से 25.2 डिग्री अधिक है। देखिए फ्रेंड्स कितना डिग्री अधिक है, 25.2 डिग्री अधिक है। अभी 25.2 डिग्री को और कैसे लिख सकती हूँ मैं, 25 एक तो 0.2 है फ्रेंड्स, इसको लिख सकती हूँ मैं 1/5। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगी तो 25 पंचे 125 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 126/5। क्या हो जाएगा, 126/5 डिग्री। ठीक है, मैं इसको ऐसा क्यों सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि पॉइंट में फ्रेंड्स पॉइंट में सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हम उसको नॉर्मल कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स अब सिंपल है, ये क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या निकालना है कि जो ई में छात्रों की संख्या वो सी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखेंगे जिससे बोला जाता है ना वो हमेशा आधार में रहता है। क्या बोली मैं, जिससे बोला जाता है ना वो हमेशा आधार में रहता है। तो सी जो है फ्रेंड्स वो कितना है, 72, और हमें सी के रिस्पेक्ट में ही निकालना है कि ई में छात्रों की संख्या कितनी अधिक है। यही बोला गया है ना कि ई में जो छात्रों की संख्या है वो सी में छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जिसके बेस में निकालना रहता है उसको हमेशा हर में लिखते हैं। ठीक है, और जिसका निकालना है मतलब जो अधिक निकालना है बोला है ना, तो कितना अधिक है फ्रेंड्स से 25 जो था उसको मैं चेंज कर दी थी 126 डिवाइडेड बाई 5। कितना, 126 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पर क्या करते हैं 100 से इंटू कर देते हैं। ये होता है परसेंट में चेंज करने का तरीका। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे नहीं भी है तो मैं उनको अच्छे से बता रही हूँ कैसे करते हैं। कभी भी जिससे अधिक निकालने बोला है या फिर जिससे कम निकालने बोलता है ना, तो यहाँ पर सी से बोला है। देखिए जिसके बाजू में जस्ट से आता है ना वो हमेशा नीचे होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अधिक बोला है या कम बोला है, तो यहाँ पर अधिक बोला है ना, कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमने देखा कि वो 25.2 डिग्री अधिक है, जिसको हमने अच्छे से मतलब पॉइंट को हटा करके नॉर्मल कर लिया तो 126 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर में रहेगा, कहाँ पर रहेगा, अंश में। ठीक है, और ये जो हमें मिला है फ्रेंड्स भिन्न कहते हैं जिसे फ्रैक्शन, इसमें जब हम 100 से इंटू करते हैं तो ये परसेंट में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ईजी है। देखिए 126 डिवाइडेड बाई 5 है ना, इसके नीचे में है 72 क्रॉस 100 है। तो देखिए फ्रेंड्स ये 5 जो यहाँ है, ठीक है, उसको मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, मैथ्स का रूल है ये। तो यहाँ से कट करते हैं। अब देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स ये 2 हो गया, 2 को काट देती हूँ मैं तो 36 आ जाएगा, क्योंकि 36 दूनी 72 होता है। ठीक है, 2 तिया 6, 2 6 का 12, तो यहाँ पर 36 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 10 बचा हुआ है, यहाँ पर 36 बचा हुआ है, यहाँ पर 26। इसको मैं फिर से लिखती हूँ, क्या बचा हुआ है 126। यहाँ पर कितना बचा हुआ था, हाँ यहाँ पर बचा हुआ था आपका 10 बचा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर बचा हुआ था 36। अब इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में 36 होता है, 2 पंचे 10। ठीक है, और 2 18 में 36 होगा है ना, 2 एकम 2, 2 6 का 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 18 हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए अब ये डिवाइड कैसे होगा, सिंपल है, 2 6 का 12, 2 तिया 6, 2 नियम 18। ठीक है, और 9 सत्ते 63। अब बच गया कितना 7 इंटू 5। कितना बच गया फ्रेंड्स 7 इंटू 5, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 35। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 35%। कितना होगा 35%। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आप सभी अब सोच रहे होंगे है ना, क्या सोच रहे होंगे कि पहले तो संख्या निकालना था, ऐसा करना था, वैसा करना था। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए लास्ट में मैं जो सॉल्व करी हूँ ना वैसे ही आपको सॉल्व करना है। फिर भी जो बच्चे अगर नहीं समझे होंगे तो उनको समझा देती हूँ। देखिए आप सभी हो सकता है कुछ सोच रहे होंगे कि पहले तो संख्या निकालना था। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, ये टोटल को मानते हैं 360 डिग्री, मैं बता चुकी हूँ। इज इक्वल टू होगा 21 मतलब 100। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ठीक है, तो फिर इसको मैं x मार रही हूँ। ठीक है, अब इसको मैं y मार रही हूँ। ध्यान से सुनिए, नीचे वाला 360 को y मार रही हूँ, इसको x मार रही हूँ, क्योंकि ये आखिर में लास्ट में कटना ही है। अब देखिए एक एक करके मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री की वैल्यू मिल गई मेरे को x डिवाइडेड बाई y। तो अब मैं
0.2 डिग्री की वैल्यू निकाल लूँगी। इसी तरीके से अगर मेरे को सी में छात्रों की संख्या निकालनी है तो क्या करूँगी, x डिवाइडेड बाई वाई क्रॉस 72 डिग्री, क्योंकि ये 1 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। x क्या था 2100 और y क्या था 360 डिग्री, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड्स इसमें निकल जाएगा आपका छात्रों की संख्या, किसमें, सी में, और ई में निकल गया। अब बोल रहा है ई कितना अधिक है, ई में जो छात्रों की संख्या वो कितना अधिक है। तो ये निकालने के लिए क्या करूँगी फ्रेंड्स, मैं इसमें से इसको घटा दूँगी, माइनस, ठीक है, क्या करूँगी, माइनस करूँगी। तो क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, कितना अधिक है, निकल जाएगा छात्रों की संख्या। अब देखिए एक्स और वाई सेम है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, है ना। तो देखिए अब जब अधिक निकल जाएगा फ्रेंड्स तो x माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई क्रॉस है ना 97.2 डिग्री, ठीक है, और माइनस कर रही हूँ मैं 72 डिग्री वाले को x डिवाइड बाई वाई करके, ठीक है, छात्रों की संख्या। तो ये निकल जाएगा कि ये जो a है उसमें छात्रों की संख्या जो है वो c में छात्रों की संख्या से कितना अधिक है। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करूँगी, जो संख्या है उसको ऊपर लिखूँगी जितना अधिक है, तो यही है डिफरेंस, है ना, क्या है, यही क्या है, डिफरेंस है, कितना अधिक है वो निकल गया। अब नीचे में क्या करेंगे अपन, सेम जिससे बोला गया उसकी संख्या नीचे में लिखेंगे टोटल संख्या को, तो 72 डिग्री x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि x डिवाइडेड बाई 2 जो सॉरी 2 नहीं y, x डिवाइडेड बाई वाई जो है वो क्या है फ्रेंड्स 1 डिग्री की वैल्यू है, और 72 डिग्री की वैल्यू निकालूंगी मैं, हमें छात्रों की संख्या निकल जाएगी। अब आप सभी देख रहे होंगे कि ऊपर में दोनों जगह x डिवाइडेड बाई वाई है, नीचे में भी x डिवाइडेड बाई वाई है, तो मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो इसको कॉमन लूँगी इधर से और यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 97.2 डिग्री और इधर बच जाएगा 72 डिग्री माइनस में, और नीचे में है 72 डिग्री। अब आप सभी को समझ में आया कि मैंने डायरेक्ट क्यों करी। तो फ्रेंड्स आप सभी को छात्रों की संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना, डायरेक्टली मैं जैसा सॉल्व करी हूँ वैसे ही करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है ए और बी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या सी और डी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों से x ज़्यादा है जो निम्नांकित के बीच है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी बहुत ईजी है, कैसे करेंगे, सिंपली पहले ए और बी में जो डिग्री है उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं एक एक करके ऐड कर नहीं बता रही हूँ, डायरेक्टली बता रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 136.8, कितना आ जाएगा 136.8। इसी प्रकार से सी और डी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 126, कितना आ जाएगा 126। अब क्या बोला जा रहा है कि जो विशेषज्ञता प्राप्त छात्र हैं किसमें, ए और बी में, ठीक है, दोनों मिला करके वो सी और डी से अधिक है, ठीक है। तो अधिक है कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 10.8, कितना आएगा 10.8 डिग्री। तो फ्रेंड्स आपको निकालना क्या है, ओनली 10.8 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, मीन्स कितने हैं छात्र, 10.8 डिग्री में कितने छात्र होंगे उतना ही, ठीक है। और इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2100/360 डिग्री से इंटू कर देंगे, कितने से इंटू करेंगे, 2100/360 डिग्री से इंटू करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास आ जाएगा 363, कितना आ जाएगा छात्रों की संख्या 63। और ये जो 63 है फ्रेंड्स वो किन के बीच में है, ये जो 63 है ना वो है 60 और 65 के बीच में, किसके बीच में है, 60 और 65 के बीच में, कौन सा 63, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं आप सभी को पहले वीडियो में मतलब पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि 2100/360 डिग्री 1 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। तो मुझे जितने भी डिग्री की वैल्यू निकालनी है 2, 3, 4, 5 तो इसी से इंटू करके निकालूंगी, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इजीली निकाल लेंगे कि 10.8 डिग्री जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप 0.8 को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर आप 0.8 को सॉरी हाँ थोड़ा सा देखिए अगर आप 0.8 को फ्रेंड्स नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना, तो देखिए मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हम क्या लिख सकते हैं 0.8 को फ्रेंड्स, 0.8 को हम लिख सकते हैं 4/5, क्या लिख सकते हैं 4/5, 10 सही 4/5 में लिख सकती हूँ ये 10.8 को, ठीक है। अब कैसे आप सभी बोलेंगे, तो देखिए फ्रेंड 4/5 है तो 4 छोटा है तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, फिर हो जाएगा 40 तो हो जाएगा 5 × 8 = 40, तो इस प्रकार से 0.8 अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ ना तो 0.8 आता है, तो 0.8 की जगह मैं 4/5 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे सिंपली हो जाएगा फ्रेंड्स से, ठीक है। तो 10.8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये संहित है ना, इंटू में नहीं है, ये संहित बोलते हैं इसको, 10 संहित 4/5 पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको मुझे सॉल्व करके लिखना होगा, तो इससे इंटू करूँगी मैं 5 × 10, ठीक है। एक्चुअली में संहित मतलब क्या होता है, प्लस होता है, याद रखेंगे, संहित मतलब क्या होता है, प्लस,
ठीक है। तो 10 + 4 / 5 है ये, ठीक है। जैसे कि इसको सॉल्व करूँगी मैं तो हो जाएगा 0.8, तो ये हो जाएगा 10.8। समझ में आया आप सभी को? हाँ, जो मैथ्स वाले बच्चे नहीं हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ ना, जो मैथ्स वाले हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो इस प्रकार से आप सभी इसे सरलीकृत करके सॉल्व करेंगे तो 63 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टाइम जो है फ्रेंड्स हमारे पास उतना है नहीं, है ना, तो हमें थोड़ा सा देख कर सॉल्व करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वो फिर से कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये बार ग्राफ वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए ये सारे क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत नहीं लेकिन और टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है अभी मैं जितने 8 क्वेश्चन बताई हूँ, है ना, इसको अच्छे से समझ लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो बेशक मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। और मैं तुरंत ही इसके बाद आप सभी जो है इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद मैं आप सभी के लिए तुरंत ही जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं उसका वीडियो अपलोड करूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। ये पार्ट 1 है, समझ लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है आप सभी को समझाने में, है ना। अगर कोई सामने हो तो फ्रेंड्स समझाना कुछ अलग होता है, लेकिन ऐसे समझा रही हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है कैसे समझाऊँ करके, है ना। तो मेरा पूरा कोशिश है कि मैं आप सभी को अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है फ्रेंड्स तो बेशक आप सभी कमेंट करिए, और आप सभी को समझाने के लिए ही मैं इतना टाइम ले रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाए, है ना। तो आगे के मैथ्स के जो क्वेश्चंस फ्रेंड्स सी सेट में पूछे गए हैं मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप सभी को ऐसे ही मैथ्स अगर मुझसे पढ़ना हो फ्रेंड्स तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।